तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th आपदा प्रबंधन का अध्याय एक जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ठीक है स्टूडेंट, प्राकृतिक आपदा एक परिचय का टोटल मैं आप लोगों को 26 VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप 26 के 26 VVI ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं तो 2026 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ना, इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न करवाता हूं वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 नंबर एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, यानी कि 2013 में पूछा गया, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, यानी कि लगातार पूछते आ रहा है। इसलिए स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि मैं जो भी प्रश्न करवाऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है स्टूडेंट, और इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं SST के बाकी सब सब्जेक्ट को समाप्त कर दिया है। ठीक है, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखेंगे। ठीक है, आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से, समझ के समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। पूछा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। जो प्राकृतिक में होता है आपदा, यानी कि प्राकृतिक की वजह से जो आपदा होता है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहेंगे। ठीक है, और वैसी आपदा जो प्राकृतिक की वजह से नहीं हो, ठीक है, उसे हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। समझ में आया। और यहाँ पर क्या पूछा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ये जो सुनामी है स्टूडेंट, ये एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये प्राकृतिक के माध्यम से होता है। दूसरा बाढ़, क्या बाढ़ मनुष्य के वजह से आता है, ये भी प्राकृतिक में होता है। और ये भूकंप भी प्राकृतिक में होता है, इसलिए ये सभी प्राकृतिक आपदा होगा। और यहाँ क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद जो स्टूडेंट, आतंकवाद अटैक जो होता है, ये जो है हम लोग का मानव जनित आपदा है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे कि ये जो है आतंकवाद, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। समझ में आया ना। ये प्राकृतिक की वजह से नहीं ना होता है स्टूडेंट। कोई मनुष्य होता है, कोई आदमी होता है, वो आतंकवादी बन जाता है और कहीं पर हमला कर देता है, उससे हज़ारों लोगों का मौत हो जाता है, तो वो आतंकवादी आपदा कहलाएगा। ठीक है, यानी कि वो मानव जनित आपदा होगा। समझ में आया ना। आइए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। बताइए कि कौन मानव जनित आपदा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए, सांप्रदायिक दंगे, ये तो मानव जनित आपदा है, क्योंकि मानव की वजह से होता है। दूसरा है आतंकवाद, ये भी मानव जनित आपदा है। महामारी भी मेरे प्यारे बच्चों ये मानव जनित आपदा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ABC, ये तीनों के तीनों हो जाएगा मानव जनित आपदा। ठीक है, और ये प्रश्न 2016 में, 21 में, 22 में, 23 में लगातार पूछ रहा है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। बोलिए, सुनामी का जो है मेरे प्यारे बच्चों प्रमुख कारण क्या है। समुद्र में भूकंप का आना, या फिर स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में भूकंप का आना। जब भूकंप समुद्र में आता है ना तो वहाँ सुनामी उत्पन्न होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। बताइए स्टूडेंट, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा ऐसा आपदा है जो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। बोलिए, भूकंप है, ओजोन परत का क्षय है, ज्वालामुखी है, या फिर बाढ़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, यानी जब ओजोन परत का क्षय होता है ना स्टूडेंट, तो इससे विस्तृत क्षेत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए भूकंप आएगा तो भूकंप कोई निश्चित क्षेत्र में आता है, इसलिए इससे जो है कि कोई एक क्षेत्र प्रभावित होता है। ज्वालामुखी से भी कोई एक क्षेत्र प्रभावित होता है। बाढ़ से भी मान लीजिए, बाढ़ से थोड़ा बहुत होता है ज़्यादा, लेकिन ओजोन परत की तुलना में कम होता है बाढ़ में। ठीक है, इसीलिए इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है, तो ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, ओजोन परत का जब क्षरण होता है तो इससे विस्तृत क्षेत्र का क्या होता है, नुकसान हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और इससे मानव पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। स्किन संबंधित यानी कि चमड़ा से रिलेटेड कई बीमारियां उत्पन्न हो जाता है। चलिए 5वां नंबर का है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपदा प्रबंधन ये जो है ना आप लोगों का सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय ही हम लोग का आपदा प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को
कम करने का जो उपाय होता है ना, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 6 नंबर का देखिए क्या है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है, यानी कि विनाशकारी तो सभी है मेरे प्यारे बच्चों, आपदा कोई भी हो वो विनाशकारी ही होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि इनमें कौन है जो कम विनाशकारी आपदा है, यानी कि कम उससे नुकसान होता है। तो सुनामी है, बाढ़ है, सूखा है या फिर भूस्खलन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूस्खलन, यानी कि जब आप लोग देखते होंगे ज़मीन कट कट के गिरता है वही भूस्खलन होता है। ठीक है, और भूस्खलन कम विनाशकारी होता है, लेकिन सुनामी ज़्यादा होता है, बाढ़ तो ज़्यादा भी होता है, सुखाड़ भी, जब सूखा पड़ जाता है तो फसल बर्बाद हो जाता है, इससे कि क्या होता है, मनुष्य को खाना नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए पानी सूख गया चारों तरफ तो आप लोग को पीने में भी कष्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये भूस्खलन से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, इसलिए इसे कम विनाशकारी माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला है देखिए यहाँ पर 7 नंबर का कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, किन महीनों में भयानक होता है, मई जून के महीनों में, जून जुलाई के महीनों में, या फिर अगस्त सितंबर के महीनों में, या फिर अक्टूबर नवंबर के महीनों में। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर के महीनों में ज़्यादा होता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, तो अक्टूबर नवंबर के महीनों में भयानक होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होगा ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप नंबर लेके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग 8 नंबर का देखते हैं कि बाढ़। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, यानी कि जब बाढ़ का नियंत्रण आप लोग करते हैं ना, बाढ़ से बचाव का जब हम लोग उपाय करते हैं तो सबसे अधिक बात जो है कि किस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सबसे अधिक किस बात पर ध्यान देना चाहिए बताइए। नदी के जल को दूषित होने से बचाना। स्टूडेंट, बाढ़ में तो ऐसा कोई नहीं सोचता है कि नदी के जल को दूषित होने से बचाए, बाढ़ में कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा। दूसरा है कि नदी के दोनों और तटबंधों का निर्माण होना। हाँ जी स्टूडेंट, तो अगर कभी भी बाढ़ आता है तो हर इंसान ये सोचता है कि नदी के दोनों तट पर जो होता है ना, यानी कि किनारा पर बांध बना दिया जाए ताकि वो पानी जो है कि गांव समाज में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है अगला 9 नंबर का कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इनमें कौन है जो भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, पूर्वी राजस्थान भी सूखा क्षेत्र में गिना जाता है। फिर है क्या यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश होता है ना वो भी किस में गिना जाता है, सूखा क्षेत्र में गिना जाता है। कर्नाटक का जो पठारी क्षेत्र होता है ना ये भी सूखा में गिना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10 नंबर का है कि इनमें कौन क्षेत्र, ठीक है, इनमें कौन सा क्षेत्र है जो कि भूस्खलन भी बताए थे ना, भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों कश्मीर और उत्तराखंड। ठीक है, क्योंकि कश्मीर में आपको पता है कि बर्फ़ का पहाड़ होता है, उत्तराखंड में भी पहाड़ वगैरह है। ठीक है, तो जहाँ पर पहाड़ तार होगा वहाँ पर भूस्खलन होगा ही, इसलिए कश्मीर और उत्तराखंड में हम लोग टिक मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भूस्खलन सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो कश्मीर में और उत्तराखंड में भूस्खलन ज़्यादा होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग का हिंदू धर्म में उत्तराखंड में कौन सा तीर्थ स्थल है, बताइएगा। कमेंट करके बताइए कि उत्तराखंड में हिंदुओं का कौन सा तीर्थ स्थल है जहाँ पर जाने का सभी लोगों का इच्छा होता है। ठीक है, मेरा तो सबसे पहले है। ठीक है, आइए अब हम लोग 11 नंबर का देखते हैं, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा। 11 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित देश कौन सा है, पाकिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश है या फिर भूटान है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट, बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश अगर कोई है तो वो है बांग्लादेश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखिए क्या है यहाँ पर कि सुनामी किस जो है कि भाषा का शब्द है। सुनामी जो है वो किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, जापानी भाषा का या फिर अरबी भाषा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जापानी भाषा का। ठीक है, सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। आप लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ये कितना इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।
अगला प्रश्न है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है। बताइए मानव जनित आपदा जो होता है ना उसके प्रभाव को कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सबसे अच्छा उपाय होगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। ठीक है, सामुदायिक यानी कि गांव समाज के जितने भी लोग हैं सब आपस में मिलकर अगर उस चीज़ पर हम लोग निर्णय लेंगे तो इससे क्या होगा, मानव जनित आपदा से हम लोग प्रभावित होने से बच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। ठीक है, तो 13 नंबर तक समाप्त हो गया। बाकी का 13 प्रश्न बचा हुआ है उसे भी अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि यह सर समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 14 नंबर का प्रश्न है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। बताइए भूकंप क्या मनुष्य की वजह से आता है, क्या मानव की वजह से आता है भूकंप? नहीं ना आता है, इसीलिए ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, भूकंप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक प्राकृतिक आपदा है क्योंकि ये प्राकृतिक में होता है, क्योंकि इसे मानव की वजह से ये नहीं आता है, इसीलिए ये हो जाएगा प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में, कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। बोलिए महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? अधिक रेल परिचालन या फिर वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण या कोयला बांध का निर्माण। ठीक है, कोयना बांध का निर्माण। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था कोयना बांध का निर्माण। कोयना बांध के निर्माण की वजह से महाराष्ट्र में मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर, महाराष्ट्र में भूकंप आया था। ठीक है, अगला देखिए 16 का क्या है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। भूकंप का मापन मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा होता है। तो याद रखेंगे आप लोग कि भूकंप का जो मापन होता है ना रिक्टर स्केल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? रिक्टर, क्या पढ़ेंगे इसको, रिक्टर स्केल के माध्यम से होता है। ठीक है, अगर रिएक्टर भी रहेगा तो भी आप लोग उसी में टिक मारेंगे। 17 का देखिए यहाँ पर क्या है कि अपर्दन और निम्नीकरण किस, ठीक है, अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाला परिवर्तन है। ये जो अपर्दन होता है और निम्नीकरण होता है ये किस गति में होता है? तीव्र गति में होता है, मध्यम गति में होता है, धीमी गति में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीमी गति में। ठीक है, अपर्दन जो होता है वो काफ़ी धीमी गति में होने वाला स्टूडेंट क्या है, तो परिवर्तन होता है। ठीक है, धीरे धीरे होगा ये अपर्दन। अगला है 18 नंबर का, देख लीजिए जल्दी जल्दी क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि बिहार में भूकंप कब आया था। बोलिए बिहार में भूकंप जो आया था मेरे प्यारे बच्चों कब आया था। बोलिए 1934 ईस्वी में आया था या फिर 1904 में आया था, 2008 में आया था या फिर 1997 ईस्वी में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में। ठीक है, बिहार में भूकंप कब आया था, तो 1934 ईस्वी में। अगला देखिए क्या है 19 नंबर का कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। ये जो भोपाल गैस त्रासदी है ना मेरे प्यारे बच्चों ये किस प्रकार की आपदा थी? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, वायुमंडलीय आपदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव जनित आपदा। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, तो मानव जनित आपदा थी। नेक्स्ट देखिए क्या है कि भूस्खलन है मेरे प्यारे बच्चों। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा, क्योंकि ये जो भूस्खलन ये मेरे वजह से या फिर आपके वजह से नहीं आता है। ठीक है, 21 नंबर का देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। निम्न में से कौन है जो कि मानव जनित आपदा नहीं है? तो आतंकवादी ये तो मानव जनित है, रेल दुर्घटना मानव जनित है, सांप्रदायिक दंगे ये भी मानव जनित है। तो सुनामी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? मानव जनित आपदा नहीं है, अर्थात ये प्राकृतिक आपदा है। और ये प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको कहा था केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न ही कराऊंगा, तो आप समझ सकते हैं। और सभी प्रश्न का बगल में देख लीजिए वो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए क्या है 22 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों कि ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से, ठीक है, उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो लावा भी निकलता है, जलवाष्प भी निकलता है, गैस भी निकलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? किस आपदा का जो संबंध है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी का। किसका? सुनामी का, क्योंकि जब भी सुनामी आता है ना तो वो देखिएगा पृथ्वी के वो समुद्र के अंदर से आता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि आंतरिक है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है।
समझ में आ गया ना, बिल्कुल आ गया होगा। 24 नंबर का देखिए क्या है कि निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है, को किसे स्टूडेंट बाढ़ का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, इंडोनेशिया को या फिर भूटान को। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है, तो याद रखेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश को ना बाढ़ का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है? बाढ़ का देश कहा जाता है, ठीक है। 25 नंबर का क्या है कि किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? किस नदी को मेरे प्यारे बच्चों बंगाल का शौक कहा जाता है? गंगा नदी को, दामोदर नदी को, कोसी नदी को या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को। तो बंगाल का शौक मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल का शौक कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। बंगाल का शौक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को, क्योंकि बंगाल में जो बाढ़ आता है ना अक्सर दामोदर नदी की वजह से ही आता है। और मैं आप लोगों को एक VVI ऑब्जेक्टिव बता दूं कि किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, तो कोसी नदी को, क्योंकि बिहार में अक्सर बाढ़ कोसी नदी की वजह से आता है, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखिए 26 नंबर का जो कि हम लोग का अंतिम प्रश्न है कि भुज किस राज्य में है? भुज मेरे प्यारे बच्चों, भुज किस राज्य में है? तो भुज जो है गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों का प्राकृतिक आपदा एक परिचय का टोटल VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। इसके सभी के सभी VVI ऑब्जेक्टिव लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।